दोस्तों कई बार बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं एक ऐसी कैमरा बॉडी पे जिसके स्पेसिफिकेशंस है कई बार उनके लिए थोड़े मिसलीडिंग होते हैं। अब ये मिसलीडिंग से मेरा मतलब ये है, देखिए कोई भी कैमरा कंपनी जब कोई भी कैमरा लॉन्च करती है तो वहां पर उसके स्पेसिफिकेशंस को वो बताती है। अब वो स्पेसिफिकेशंस उस फोटोग्राफर के लिए वाकई में कितने काम आने वाले हैं या नहीं काम आने वाले हैं, कई बार जो फोटोग्राफर है वो स्पेसिफिकेशंस में चला जाता है जो उसके लिए मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे मिसलीडिंग स्पेक्स के बारे में। अगर आपको कैमरा खरीदने से पहले इसके बारे में पता होगा तो शायद आप अपना ना केवल बहुत सारा पैसा बचा पाए बल्कि एक अच्छा कैमरा खरीदने में भी कामयाब होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए अगर आप एक नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हम एक मिसलीडिंग जो हमारी स्पेसिफिकेशन होती है कई बार, जिसे हम कहते हैं बर्स्ट रेट। अब बहुत सारी कंपनीज जब कैमरा लॉन्च करती हैं तो वहां पर बर्स्ट रेट से मतलब है आप कितने एफपीएस यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर सकते हैं। अब वहां पर वो लोग डाल देते हैं भैया 30 एफपीएस, 40 एफपीएस, 50 एफपीएस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। अब कई बार क्या होता है, ये स्पेक्स पढ़ के हमें लगता है यार इतनी अच्छी हमको एफपीएस इसके अंदर 30 एफपीएस मिल रहा है, 40 एफपीएस मिल रहा है, तो भाई कमाल की कैमरा बॉडी है और पैसा डाल देते हैं। क्योंकि ये जो कैमरा बॉडीज होती हैं ये ज्यादातर बिकॉज दे आर गिविंग यू प्रीमियम फीचर्स, तो वहां पर आपसे वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करती हैं। और आप एक जो नॉर्मल कैमराज आ रहे हैं उनसे आपको करीब 1 से सवा लाख रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है इस तरह की कैमरा बॉडीज पे। तो बर्स्ट रेट को आप पहले अच्छे से समझिए। देखिए बर्स्ट रेट का क्या मतलब है कि कितने एफपीएस पे आप शूट कर रहे हो, 30 एफपीएस यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। तो ये जो आपको 30 एफपीएस है ना, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने लिख दिया तो इतना आपको फ्रेम्स पर सेकंड मिलने वाला है। अगर वो फैक्टर्स नहीं है वहां पर तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ड्रॉप होती है और वो 30 एफपीएस ना होकर कई बार जो है 20 एफपीएस पे आ जाती है, उससे भी कम। अब ये क्या फैक्टर्स होते हैं, देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जब क्लेम करते हैं कि भाई 30 एफपीएस, 40 एफपीएस, 50 एफपीएस और कई बार अभी तो 120 एफपीएस भी आ गए हैं कि भाई इतना फास्ट कैमरा चलता है, तो वहां पर ज्यादातर जो क्लेम करते हैं वो होता है कि ये परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज करेंगे। अब देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आपको मैकेनिकल शटर पे स्पीड नहीं मिलने वाली है। तो आप पहले स्पेक्स पे जब देखें तो सबसे पहले आप जो है उसका एक पीडीएफ मैनुअल डाउनलोड करें उस पर्टिकुलर कैमरा मॉडल का, और वहां पर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िए कि भाई कौन सी कंडीशंस में ये परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। और ये जो परफॉर्मेंस है कई बार ये फैक्टर इसका एक और होता है कि भाई आपकी जो बैटरी है, कई कैमरास जो है अगर उसमें 50, 60 एंड अबव परसेंट पे ही बैटरी होगी यानी उतनी बैटरी चार्ज होगी तभी वो आपको जो है इतना 30 एफपीएस वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर उतनी बैटरी चार्ज ही नहीं है तो सिग्निफिकेंटली जो है उसकी परफॉर्मेंस है काफी ड्रॉप हो जाती है। कई बार 30 एफपीएस ना मिलके आपको मिल रहे 20 एफपीएस या 15 एफपीएस या उससे भी कम। तो आप देखेंगे कि जो आप पहले कैमरा खरीदने वाले थे उसके बराबर इसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने करीब 1 सवा लाख रुपए ज्यादा खर्च इसलिए कर दिया क्योंकि आपने स्पेसिफिकेशन से आप थोड़ा सा मिसलीड हो गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप शूट कर रहे हैं यानी कि 30 एफपीएस आपको तभी मिलेगा जब आप शूट कर रहे हैं लाइक शटर स्पीड पे 125 या 250 शटर स्पीड पे। अगर उसी शटर स्पीड पे शूट कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा। कोई पर्टिकुलर लेंस के ऊपर आप शूट कर रहे हैं तो ही आपको इतनी अच्छी कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे शूट करें तभी आपको जो है इतने 30 एफपीएस या जो भी एफपीएस वो बता रहे इतने एफपीएस पे शूट कर सकता है कैमरा, वो आपको मिलेंगे। सो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। अब कैमरा कंपनीज को तो अपना कैमरा बेचना तो एक लाइन लिख देती हैं, बट एज अ बायर आपको ये समझना है उसका पीडीएफ मैनुअल डाउनलोड करके कि कौन सी कंडीशंस के अंदर आपको ये 30 एफपीएस या 20 एफपीएस या 40, 50 व्हाटएवर जो दे रहे हैं वो कब मिलने वाले हैं। अब देखिए बात करें अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो की, तो यार कोई भी एक लैंडस्केप फोटोग्राफर है या जैसे मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ या पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, मुझे क्या जरूरत है 30 एफपीएस या इवन 20 एफपीएस की या इवन 15 एफपीएस की। मैं तो आराम से अपनी सारी जो सिचुएशंस हैं कंट्रोल होती है जब मैं शूट करने के लिए जाता हूं, तो वहां मुझे इस तरह के कैमरा की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों इतना सारा पैसा डालूं। दूसरी बात है कि जो लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं डेफिनेटली उनको 30 एफपीएस या 50 एफपीएस या हायर एफपीएस है वहां पर उनको एक बेनिफिट मिलता है। बट अगेन जैसे मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, तब जाके वो परफॉर्मेंस मिलती है। हो सकता है उनके लिए फीचर काफी काम का हो। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे एक एक सेकंड में शॉट निकल जाता है, तो फिर वो जो है कैमरा बॉडी आपके लिए है। बट जब आप शॉप में जाते हैं तो बोलता है देखिए भाई इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, इस पे फलाना स्पेसिफिकेशन है, तो ये सुन के आप मिसलीड मत होइए। आप पहले अपना खुद का भी दिमाग यूज कीजिए कि आपको किस वजह से जो है और किस कंडीशन में आपको ये परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सो बर्स्ट रेट थोड़ा सा कई बार जो है मैं बोल सकता हूँ कई बार ओवररेटेड भी होता है।
हर कंडीशन में आपको उतनी बर्स्ट रेट नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में खरीदने से पहले अच्छे से मालूमात करें, उसके बाद अपना पैसा जो है आप इन्वेस्ट करें। अब जो दूसरे स्पेक है जिससे काफी लोग मिसलीड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों फोकस। अब देखिए बहुत सारी कैमरा कंपनीज हैं, वो अपने अलग अलग फोकस पॉइंट्स जो है डाल देती है कि भैया इसमें इतने फोकस पॉइंट्स हैं। जब हम लोग फोटोग्राफी करते थे तो मुश्किल से जो हमारे पास डीएसएलआर था उसमें से 1 से लेके या 9 होते थे, वो भी बहुत होते थे। कई बार 11-21 हो जाते थे तो वो बहुत ही अच्छा कैमरा हो जाता था, यानी कि हमको 21 ऑटो फोकस पॉइंट्स उस कैमरा में मिल रहे हैं। मैं यूज करता था निकॉन का, मेरा उसमें 21 ऑटो फोकस पॉइंट्स थे, तो तब वो काफी होते थे। बट आजकल जो है काफी एडवांस कैमरा आ गए हैं और आजकल जो है 200, 300, 400 और कई में तो हजारों ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बट समझने वाली बात यह है कि आपको पहले समझना है कि भाई ये जो ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं और कितना यूजफुल है आपके लिए, इसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। क्या वाकई में जिस तरह का कैमरा आप ढूंढ रहे हैं और जिस तरह के काम, जिस तरह की फोटोग्राफी आप करते हैं उसके अंदर इसकी ऑटो फोकसिंग बिल्कुल एप्ट रहेगी या नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए अगर थोड़ा सा बेसिक्स में जाए तो आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी कैमरा जो है जब फोकस करता है तो आप कैमरा को जज करिए कि वो लो लाइट में कितने अच्छे से ऑटो फोकसिंग कर पा रहा है या फोकस कर पा रहा है। तो आपने देखा होगा कैमरा में एक बटन आता है ईवी का, एक्सपोजर वैल्यू का, तो आप उसे जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए, थोड़ा -5 या +5 में लेके जाके देखिए, थोड़ा डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, वहां देखिए कि कितनी कम से कम जो है लाइट उसको मिल रही है और वहां पर किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है ऑटो फोकस। तो उससे आप जज कर पाते हो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है। या आप डार्क कंडीशन में या थोड़ा डार्क लाइटिंग कंडीशन में जाइए, वहां पर कैमरा को थोड़ा टेस्ट करिए बहुत ही मिनिमम लाइट पे और फिर देखिए उसकी जो ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। इससे आपको एक जजमेंट आता है कि भले ही कैमरा के स्पेक्स कुछ भी हो, एक्चुअल में रियल सिनेरियो में उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है। तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फिर दूसरे कैमरा से कंपेयर करिए, अगर उसमें ऑटो फोकस पॉइंट कम है और सेम परफॉर्मेंस मिल रही है आपको लो लाइट के अंदर, तो दैट मीन्स कि स्पेक्स, खाली स्पेक्स बताने से ही उसकी ऑटो फोकसिंग अच्छी नहीं हो जाती। और यहाँ पर भी काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई कैमरा खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन है कि भैया इसमें फलाना ऑटो फोकस पॉइंट्स इतने हैं। अब जनरली क्या होता है कि ये जितने भी ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं सेंटर ऑफ द फ्रेम होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं ज्यादातर आप डीएसएलआर देखो तो उसमें ही प्रॉब्लम होती थी। हालांकि अब काफी सारे मिररलेस कैमरा आ गए हैं, उसके अंदर भी कई बार ये इशू होते हैं, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप ये समझिए कि जो ऑटो फोकसिंग है वो किस तरह से काम करती है। देखिए अगर आपको फास्ट ऑटो फोकस चाहिए तो आप देखिए, आप जाइए फेज डिटेक्शन। अगर फेज डिटेक्शन जो है उसके अंदर ऑटो फोकस पॉइंट अच्छे हैं तो वो जो है तेजी से ऑटो फोकस करेगा आपकी उस तरह की सिचुएशन में। अगर आप जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हैं तो जो फेज डिटेक्शन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरी तरफ एक ऑटो फोकस आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस। तो वहां पर जो है वो भी काफी एक्यूरेट होता है, बट वो उतना फास्ट ऑटो फोकस उसमें नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा आपको जो है टाइम लगता है। बट अगेन दैट इज वेरी गुड ऑटो फोकस पॉइंट्स। लाइक उसमें अगर आपका ज्यादा तामझाम वाला काम नहीं है तो आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस वाले कैमरा पे भी जा सकते हैं। अगर आप खुद शूट कर रहे हैं, जैसे कई बार व्लॉगर्स हैं वो खुद शूट करते हैं, तो उनके लिए फेस डिटेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल्फ शूटिंग कर रहे हैं, सोलो फिल्म शूटर्स हैं वो लोग। लेकिन अगर आप आपके पास में एक डीओपी है जो खुद शूट कर रहा है, तो वहां पर अगर आपके पास में कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस वाला कैमरा भी रहेगा तो उससे भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। लेकिन जो प्राइसिंग है उसका बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस सिस्टम वाले कैमरा थोड़े से सस्ते होते हैं, क्योंकि थोड़े पुराने मॉडल्स में, अभी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें आपको ज्यादातर फेस डिटेक्शन मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस भी जो है काफी लाख 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा खर्च करनी पड़ सकती है। सो यू हैव टू जज आपको कौन सा चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है ऑटो फोकस का वो है कि भाई आजकल अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स होते हैं इसके फोकस पॉइंट्स के भी, ऑटो फोकस के भी, जैसे कि क्रॉस टाइप, डबल क्रॉस टाइप वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह इसलिए होते हैं कि भाई अगर आप जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप मोड में शूट कर रहे हो या पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रहे हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर, तो वहां पर भी जो है ये हर चीज जो आपका पूरे सब्जेक्ट को इंटैक्ट रखते हैं पूरा फोकस के अंदर। तो क्रॉस टाइप, डबल क्रॉस टाइप, ये भी आप जरूर चेक करिए लेते वक्त। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम जाते हैं शॉप के अंदर, जैसा मैंने बताया, और वहां पर वो हमें कोई मैनुअल दिखाते हैं या उसका कोई टीवी पे उनका डेमो चल रहा होता है, तो हम वो खाली स्पेक्स पे चले जाते हैं, ना कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वो भी काफी सारे फैक्टर्स जो होता है उस पर डिपेंड करती है। तो आप एक्चुअल में कैमरा का ऑटो फोकस जो है ट्राई करके देखिए, और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है और वाकई में काम का है तो आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी उसकी कीमत है उसको देके छुट्टी करिए और खरीदिए, क्योंकि आप एक अच्छी कैमरा बॉडी खरीद रहे हैं। मगर इतने ऑटो फोकस पॉइंट आपको चाहिए ही नहीं।
तो सेव योर मनी। आप उसके नीचे के मॉडल पे जाइए, बाकी सारी चीजें भी आपको सेम मिल रही है, लेकिन यहाँ पे पैसा आपका काफी सारा बच रहा है। अब जो तीसरा मिसलीडिंग स्पेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे वीडियो रेजोल्यूशन के। अब देखिए क्या होता है कि कई बार वीडियो रेजोल्यूशन पढ़ के भी हम कई सारे फोटोग्राफर जो है थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कैमरा कंपनी तो लिख देती है कि भाई इसमें 4K आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको फलाना फीचर मिलेगा, इसमें आपको 4:10 बिट मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको इतने सारे रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको रेजोल्यूशन मिल रहे हैं तो उसकी सच्चाई क्या है? अब देखिए 4K लिखने का मतलब ही नहीं कि आपको उसमें 4K मिल रहा है। 4K तो मिल रहा है, लेकिन काफी सारे कैमरास लिख देते हैं बट वो काफी हैवी क्रॉप के साथ आपको मिलते हैं। कई मॉडल्स में आप 4K शूट कर पा रहे हैं बट काफी सारी क्रॉपिंग के साथ। तो अगर आप वाइड एंगल लेंस पे शूट कर रहे हैं तो आप देखेंगे काफी सारी फुटेज जो है क्रॉप होके आ रही है आपके पास में, तो उस 4K का आपको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज है कि वहां पर आपको बिट रेट कितनी मिल रही है, कितने बिट रेट का आप शूट कर पा रहे हो। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी बिट रेट हाई होगी उतनी इमेज क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। सो बिट रेट पे आप जरूर चेक करिए कि किस बिट रेट के ऊपर ये शूट कर पा रहा है। अगर मुझे 4K पे वीडियो शूट करना है तो हाईएस्ट बिट रेट मुझे कितनी मिल रही है उस कैमरा के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। आप सिर्फ 4 लाइन पढ़ के अपना पैसा उसमें मत डालिए। उसके अलावा कई बार लिखा होता है 4:10 बिट, तो क्या आपको 4:10 बिट की आज की तारीख में जरूरत है? देखिए बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, वो जो है उनको मेरे हिसाब से इंडिया में देखा होगे तो काफी लोग को जरूरत पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं पड़ती, वो भी बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं और हाई क्वालिटी की आपको वीडियो फुटेज मिलती है। बट एक जो पैसे 30-35 हजार में पूरी वेडिंग कर रहा है, अगर वो ये सारा 4K का सेटअप लेगा पूरा और उसको समझेगा, उसका इन्वेस्टमेंट काफी सारा हो जाता है, तो रिटर्न ऑफ जो उसका हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है अनटिल कि उसको उस तरह के बड़े असाइनमेंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं और वाकई में क्या उसको जरूरत है। क्योंकि वो जिस क्लाइंट को दे रहा है अगर उनके पास में 4K पे चलाने का सिस्टम ही नहीं है घर में, टीवी के ऊपर या अपने उसके ऊपर कंप्यूटर पे, तो कुछ बेनिफिट नहीं है उसका। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 4K जरूरी नहीं है, 4K इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप ये देखिए क्या आपको ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए। आज भी बहुत सारे वीडियोग्राफर्स हैं वो अपने HD पे वीडियो शूट कर रहे हैं और अच्छी खासी जो है उनको वीडियो फुटेज उसमें मिल जाती है, चलने में भी आसान होती है, एडिट करने में भी आसान होती है और उसको क्लाइंट को दे रहे हो तो उन लोग को भी अपने कंप्यूटर में फोन में चलाने के लिए काफी आसान होती है। जबकि 4K थोड़ी हैवी फाइल होती है, जो अगर आप 4K पे शूट कर रहे हो और 4:10 बिट पे शूट कर रहे हो, आप ऑल इंट्रा पे शूट कर रहे हो तो और भी हैवी फाइल होती है, यानी कि उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसका भी अच्छा खासा पैसा लगता है। तो उस कॉस्ट को भी आप ऐड करिए अगर आप उस तरह के कैमरा ले रहे हो। यानी कि 4K के लिए आपको एक बहुत बढ़िया मशीन के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें आप हाईएस्ट कोडेक्स को आप उसको फोटो अपने वीडियो को एडिट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एक चीज और है, जैसे आप कई बार लोग देखते हैं कि यार स्लो मोशन के अंदर आपको वीडियो फुटेज लेनी है, स्पेशली जब आप कोई म्यूजिक शूट कर रहे हो या कोई फिल्म बना रहे हो। अब भाई आपको उसमें 4K 60 चाहिए मिनिमम, अगर आप शूट करना है 4K पे तो 4K 60 या 4K 120, 4K 60 होगा तो थोड़ा आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगा। बट 4K 60 पे फाइल कितनी आपकी हैवी हो जाती है आप सोचिए पूरा। तो अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो आप HD पे भी ले सकते हो, वहां पर आपको आराम से 100 पे आप शूट कर पाओगे, 100 फ्रेम्स पर सेकंड पे, और आपको बेहतरीन स्मूथ जो है एकदम बटरी आपको स्मूथ एक पूरी वीडियो फुटेज मिलेगी। सो आप कंपेयर करिए दोनों में क्वालिटी में कितना फर्क आ रहा है और आपका वर्क फ्लो किस तरह का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करेंगे भैया एक और मिसलीडिंग स्पेक की, जिससे कई बार जो है कई फोटोग्राफर मिसलीड हो जाते हैं, वो है दोस्तों ISO। अब देखिए ISO ना, जब भी हम कैमरा खरीदने जाते हैं तो वही उसके मैनुअल में आप देखेंगे या उनके एड्स में देखेंगे तो आता है उसमें ISO रेंज उसकी इतनी है, मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। तो भाई आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देखिए। देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आज के 8-10 साल पहले जब हम लोग कैमराज यूज करते थे उसमें मैक्सिमम जो आपको मिलता था वो आपको 800 से 1600 तक की जो है ISO रेंज मिलती थी और काफी अच्छी खासी होती थी। इवन 1600 तक भी हम उसमें फोटोज अच्छे खासे निकाल पाते थे, बढ़िया काम हो जाता था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न कैमराज आ रहे हैं मिररलेस, आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे काफी सारे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो 12,800 पे ISO पे भी शूट कर रहे हैं। कई लोग 25,600 के ISO पे भी शूट करके क्लाइंट को इमेजेस डिलीवर कर रहे हैं। नॉइज रिडक्शन जो आजकल आ जाता है सॉफ्टवेयर, उससे काफी सारी नॉइज निकल जाती है। बट लो लाइट के अंदर आप देख रहे हैं इतना सारा जो है इम्प्रूवमेंट आ गया है। क्या वाकई में आपको इतनी सारी जो ISO की आपको जरूरत पड़ेगी? क्या आप वाकई में इतनी ISO रेंज यूज करते अपने ज्यादातर फोटोशूट में? अगर नहीं करते तो भाई जो क्लेम कर रही कंपनी, जैसे आप देखोगे आजकल लाखों में क्लेम करती है। मेरा जो सोनी A7S III है उसमें अंदर 4 लाख कुछ तक है मैक्सिमम, तो क्या मैं 4 लाख पे या 2 लाख पे शूट करूंगा? नहीं, मैं कभी नहीं करता उसके ऊपर शूट। बट मैंने उस कैमरा को अलग वजह से लिया क्योंकि मुझे उसके वीडियो कोडेक्स से उनकी जरूरत थी। बट अगर आप ज्यादातर इस तरह की कंडीशन में शूट ही नहीं करते, आपका ज्यादातर ISO जो है 3200 तक के ऊपर या 6400 के ऊपर जाता ही नहीं है, तो आप क्यों ऐसे कैमरा बॉडी में डाल रहे हो जहां पर आपको वो लाखों के अंदर
बोल रहा है कि भाई इसकी ISO मैक्सिमम इतनी जा रही है, आप उससे इंप्रेस होकर आप कैमरा खरीद रहे हो कि यार इसमें मेरे को ISO अच्छी मिलेगी और ये लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों अगर आपको 2 लाख मिल रही है मैक्सिमम या कहीं पे आपको 51,000 के आसपास मिल रही है तो यार लगभग वो दोनों बराबर ही है कैमरा, क्योंकि आप उतनी ISO पे शूट करोगे नहीं ज्यादातर सिनेरियो के अंदर। तो आप लेकिन कैमरा का जैसे होता है कॉस्ट में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। तो अगर ISO इतना मैटर ही नहीं करता तो आप उसकी स्पेक्स के ऊपर मत जाइए, आप प्रैक्टिकल स्पेक्स को देखिए कि मैं एक्चुअल में ISO जो है मैं किस पे शूट करता हूँ और किस कंडीशन में, अगर मैं लो लाइट में भी कर रहा हूँ या मैं कोई वेडिंग या कोई इवेंट मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम कितना ISO यूज करता हूँ। उस हिसाब से जो है आप अपने अरेंजमेंट्स को करिए, उस हिसाब से अपना डिसीजन आप लीजिए। तो जब भी आप कैमरा बॉडी खरीद रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चर क्या कह रहा है उस पर ज्यादा मत जाइए, आपको क्या चाहिए उस पर आप ज्यादा जाइए। और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप, चाहे वो ISO, चाहे वीडियो रिजोल्यूशन हो, चाहे आपकी उसके अंदर FPS हो, बर्स्ट रेट हो या और भी किसी भी तरह के स्पेसिफिकेशंस हो, आप सबसे पहले जो है उस कैमरा का, आजकल आप वेबसाइट पे जाएंगे, उस कैमरा का पूरा मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए। PDF के अंदर आसानी से आपको मैनुअल मिल जाएगा और PDF में जब आपके पास आ जाएगा अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आप उसके सारे स्पेक्स को पढ़िए और ये जरूर पढ़िए कि कौन सी कंडीशन में कौन से स्पेक्स काम कर रहा है। तो आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, यानी कि जो मिसलीडिंग स्पेक्स होते हैं ना वो आपको फिर वो मिसलीडिंग नहीं रहेंगे, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मैन्युफैक्चर ये कह रहा है कि ये परफॉर्मेंस तो मिलेगी आपको लेकिन इस कंडीशन में मिलेगी। अगर आप शूट कर रहे हैं कि भैया आपका कैमरा फुल चार्ज है तभी आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड मिलेंगे, अगर बैटरी डाउन है तो भाई उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, हो सकता है आपको 15 फ्रेम पर सेकंड ही मिले या आपको 20 फ्रेम पर सेकंड मिले। तो वहाँ वो लोग लिख देते हैं नीचे, क्योंकि वो एड में नहीं लिखते, नीचे अंदर लिखते हैं। तो मैनुअल को जरूर आप रेफर करिए, तो मेरे ख्याल से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। सो सीधी सी बात है, मैनुअल डाउनलोड करना है, उससे पहले पूरा पढ़ना है कैमरा खरीदने से पहले, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है। अगर आप महंगा कैमरा खरीद के लेके आ गए और आपने वो स्पेक्स को यूज ही नहीं किया तो क्या फायदा, और उतने पैसे में आप अच्छा कैमरा, कुछ भी अपने लिए अच्छी एक्सेसरीज खरीद सकते थे। उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।